दोस्तों, आज कहानी बख्तियारपुर के मुन्ना की। नहीं समझे? अरे तेजस्वी जी के पलटू चाचा, बिहार के सुशासन बाबू आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार में 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और ये एक नया कीर्तिमान है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एक व्यक्ति 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किसी प्रदेश के शासनाध्यक्ष यानी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया हो। आज भी इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आश्चर्यचकित हैं कि लगातार 20 साल से जो व्यक्ति शासन में हो और एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर कहीं भी लागू नहीं हो, ये आश्चर्यजनक बात है। बिहार में नीतीश जी ने विकास के लिए जो भगीरथी प्रयास किया है, उसने बिहार की राजनीति में जाति समीकरण को तोड़ के रख दिया। अब जाति समीकरण धीरे धीरे सिकुड़ के संकुचित होते जा रहा है और अपनी अंतिम सैया में सांसें ले रहा है। इसलिए तो इन्हें बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा जिले के गांव हरनौत कल्याण बिगहा में हुआ। इनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और बाबू अनुग्रह नारायण सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर में संपन्न हुआ। नीतीश जी ने किस वर्ष मैट्रिक का परीक्षा दिया, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जरूर उपलब्ध है कि 1972 में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक का डिग्री हासिल किया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 1960 के दशक के मध्य में इन्होंने मैट्रिक का परीक्षा दिया होगा। स्नातक डिग्री के बाद इन्होंने राज्य बिजली बोर्ड में सरकारी नौकरी शुरू किया, लेकिन यहाँ इनका मन नहीं लगा और इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। परिवार में राजनीति का माहौल पहले से था। इनके पिताजी कांग्रेसी थे और घर में राजनीति की बातें होते रहती थी और इसका असर कहीं न कहीं नीतीश जी के व्यक्तित्व पर भी पड़ा और इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वही जनता पार्टी जो बाद में टूटकर राजद और जदयू के रूप में बना और कालांतर में जदयू का महासचिव नियुक्त किए गए। नीतीश जी की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू रानी से संपन्न हुआ और वह पेशे से एक शिक्षिका थी। इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने निशांत कुमार रखा है। 14 फरवरी 2007 को मंजू रानी का देहांत दिल्ली के एक अस्पताल में हो गया। यह एक दुखद घटना नीतीश जी के जीवन में हुआ। 1970 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो छात्र आंदोलन हुआ था, वहां से इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। छात्र आंदोलन में लालू प्रसाद यादव जी भी इनके साथ सक्रिय थे। 1980 का दशक आते आते इन्होंने बिहार के राजनीति में अपना पहचान बना लिया था। सर्वप्रथम 1985 में हरनौत विधानसभा से चुनाव जीतकर इन्होंने विधानसभा में अपना स्थान बनाया। 1989 में इन्हें जनता दल का महासचिव नियुक्त किया गया। 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर सांसद बने। इसके बाद 1991, 96 और 98 में भी सांसद बने। 1990 में पहली बार कृषि राज्य मंत्री बने। वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में 1998-99 में केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में इन्होंने योगदान दिया। बाद में इन्हें सड़क परिवहन और कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी भी दी गई। पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने और बहुमत के अभाव में मात्र 7 दिन में इनको इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 में विधानसभा चुनाव जीते और फिर से मुख्यमंत्री बने और लगातार 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। नीतीश जी ने अपना तीसरा कार्यकाल 2010 में शुरू किया और चौथा कार्यकाल 2015 में। 2015 में इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 2017 में इन्होंने अपना छठा कार्यकाल पूरा किया। साल 2020 में अब 7वां और 2022 में 8वां कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 2022 से 2024 तक इन्होंने अपना 9वां बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा किया। 20 नवंबर 2025 को इन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिया है। दोस्तों, ये एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मिलेगा कि नीतीश जी ने कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बनाया। विगत वर्षों में इन्होंने सामाजिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर और प्रशासनिक क्षेत्र में भी जो मेहनत किया, जो सामाजिक ताना बाना बुना इन्होंने, ये उसी का परिणाम था।
और आज भी वो चमत्कार जारी है। इस बीच ईबीसी, ओबीसी, दलित एवं महिलाओं के बीच अपने कार्य के बलबूते एक अलग पहचान बना लिया था। लोग इनको सर्वसम्मति से स्वीकार करने लगे थे। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदल के शासन करने को मतदाताओं ने बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया। लोगों ने इनके कल्याणकारी कार्य, विकास के कार्य, प्रशासनिक दक्षता को ज्यादा महत्व दिया। इनके विकास कार्यों के कारण ही लोग इन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं और यही इनकी लोकप्रिय छवि है। बिहार में इन्होंने महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू किया है उसका फायदा समाज के हर जाति वर्ग के महिलाओं को मिला है और इससे इनकी विश्वसनीयता काफी हद तक बढ़ गया है। बिहार में आज जो महिलाएं आंगनबाड़ी सहायिका दीदी के रूप में काम कर रही है, उन्हें सबसे पहले नीतीश जी ने साइकिल दिया था और स्कूल ड्रेस दिया था। उन महिलाओं के बच्चियां भी अब बड़ी हो गई है, स्कूल जा रही है और नीतीश के दिए हुए साइकिल और स्कूल ड्रेस योजना का फायदा उन्हें भी मिल रहा है। दोस्तों, नीतीश जी ने कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई अपनी पार्टी के बलबूते। कभी राजद और कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाए, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज भी इन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। इन्होंने परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं दिया। बाकी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां बन गई है और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रही है, जबकि नीतीश जी का एकमात्र पुत्र निशांत कुमार आज भी राजनीति से कोसों दूर है। इस चुनावी एवं राजनीतिक सफलता एवं विकास के कार्यों के बावजूद भी बिहार में अभी भी पिछड़ापन है। अभी भी विभिन्न तरह की समस्याएं मोबाइल खड़ी है। बिहार लगभग हर आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक में सबसे नीचे खड़ा है। रोजगार के लिए पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बिहार के लिए है। कृषि अब छोटे छोटे जोतों में परिवर्तित हो गया और अब लाभकारी नहीं रहा और हर साल बाढ़ आ जाने से किसानों के फसल नष्ट होते जा रहे हैं। इससे इनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती है। संगठित उद्योगों का भी भारी कमी है, जिससे नए रोजगार के सृजन नहीं हो पा रहे हैं। रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक क्षेत्र रह गया है जहां लोग अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। बिहार के गांवों में अभी भी मेडिकल सुविधा ठीक से नहीं है। लोग को अभी भी इलाज के लिए सुदूर शहरों में जाना पड़ता है और उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। हालांकि सड़कें और पुलों के निर्माण से आवागमन सुलभ हो गया है। सरकार को टिकाऊ आजीविका के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, निवेश के स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, नए नए उद्योगों के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करके बिहार लाना होगा ताकि पब्लिक क्षेत्र के अलावे प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन हो सके। इसके लिए प्रशासनिक रूप से काफी मजबूत तंत्र विकसित करना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि नई सरकार गठन के बाद बिहार में उद्योगों के लिए प्रयास किया जाएगा, नए नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि रोजगार के सृजन हो सके और यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन ना कर सके। दोस्तों, आज का विवेचना आपको कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।